हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो हमारी नेवी चार्जमैन की सीरीज जो थी प्रैक्टिस सेट की, वो कुछ दिनों से रुक गई थी और कुछ कारण होते हैं उसके पीछे। टाइम नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में बिजी होने के कारण। अब लेकिन पर डे आपकी होगी आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। पहला पेपर क्वेश्चंस आपके पास में है। इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इज टू, यानी कि आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट की छड़ का क्या काम होता है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन, ऑब्जर्व द न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन या फिर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। विद्यार्थी फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दें। कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे जवाब जरूर दें। आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट की छड़ों का क्या रोल होता है। चलिए विद्यार्थियों समझते हैं। आपने मॉड्यूलेटर का नाम सुना होगा। मॉड्यूलेटर का नाम सुना होगा आपने ना। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? आपके पास में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? हाई स्पीड न्यूट्रॉन, जिनकी बहुत ज़्यादा तेज गति होती है। हाई स्पीड न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा? हाई स्पीड न्यूट्रॉन। जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स की गति को, हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो होते हैं, उन हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स की गति को क्या करना? वेलोसिटी को क्या करना बेटा? वेलोसिटी को क्या करना बेटा? कम करना, स्लो डाउन करना होता है। क्या होता है? कम करना होता है। मॉड्यूलेटर में हम कई बार भारी जल D2O, जो कि शुद्ध जल का, यानी कि आपके पास में D2O भारी जल जो है आपके पास में बेटा, इसका यूज करते हैं। और जो शुद्ध जल होता है वो आपके पास, जो आपका भारी जल होता है वो आपके शुद्ध जल का 1/6000 में भाग होता है। हम कई बार बेटा इसमें सामान्य पानी यानी कि नॉर्मल वाटर भी यूज करते हैं मॉड्यूलेटर के रूप में। कई बार हम लोग इसमें हीलियम बेरियम भी यूज करते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्रेफाइट भी हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बात करें बेटा, कभी भी मॉड्यूलेटर आपके न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करता है, कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं करता है। ये हमेशा क्या करता है बेटा? स्लो डाउन द चेन रिएक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स के वेग को हमेशा कम करता है। कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं करता, तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा पढ़िए जरा ध्यान से इसको। इसमें कहा गया है ड्यू टू स्किन इफेक्ट द करंट डेंसिटी इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बीनीथ द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ड्यू टू स्किन इफेक्ट, यानी कि स्किन इफेक्ट के कारण जो करंट डेंसिटी है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस पर, वो क्या होगी? जो करंट डेंसिटी है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के निचले सरफेस पर, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, निचले सरफेस पर क्या होगी? डिक्रीज करेगी लीनियरली विथ इंक्रीज द डेप्थ। यदि आप क्या करेंगे, स्किन इफेक्ट के कारण डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी जिसको आप जे कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, आपके पास में वो डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज द डेप्थ। और किसके साथ में? इंक्रीज डेप्थ के इंक्रीज करने के साथ में ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डेप्थ के इंक्रीज करने के साथ में ये इंक्रीज करेगी। आपके पास में डेप्थ के इंक्रीज करने के साथ में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। इंक्रीज द एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज द डेप्थ। स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला सभी जानते होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के। जरा स्किन इफेक्ट देखिए। स्किन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, स्किन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप लोग क्या लिखते हो इसको? अंडर रूट में 2 रो, अंडर रूट में बेटा क्या लिखते हो? अंडर रूट में रो 2 पाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू एफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्किन डेप्थ के। ठीक है। अब उसने कहा कि यदि करंट डेंसिटी यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, आप अगर करंट पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे आपके पास में कहां पर? निचले सरफेस पर। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का आपके पास में एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो आप क्या कह सकते हैं
कि आपके पास में बेटा डेप्थ जो होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपका स्किन इफेक्ट, क्योंकि आपके निचले सरफेस पर अगर करंट बढ़ी, अगर निचले सरफेस पर आपके पास में स्किन इफेक्ट अगर बढ़ा तो आपके पास में क्या होगा बेटा, आपकी करंट जो डेप्थ है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी डेप्थ। अच्छा सर, ये तो पता चल गया कि आपने स्किन इफेक्ट के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास में अगर आपकी करंट बढ़ी, एक्यूमुलेशन ऑफ करंट अगर बढ़ा तो आपके पास में स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्किन डेप्थ भी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा सर, आपके स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट में और आपके करंट डेंसिटी में एक संबंध होता है। बोले सर क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके पास में J बराबर होता है JS स्किन इफेक्ट JS ई टू दी पावर D माइनस डी अपॉन डेल, ई टू दी पावर माइनस डी अपॉन डेल। ठीक, आप यहां पर देख रहे हैं E आ गया। यदि E आ गया बेटा तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, यानी कि आपके पास में एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ना किसी चीज का। तो आप यहां से देख सकते हैं कि स्किन डेप्थ क्या करेगी, आपकी बेटा इंक्रीज करेगी, और आपके पास में बेटा जो स्किन इफेक्ट के कारण आपके करंट डेंसिटी क्या करेगी, एक्सपोनेंशियल क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, और स्किन इफेक्ट आपका क्या करेगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या करेगा बेटा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला आंसर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEE? विजुअल ऑन स्टार रेटिंग लेवल ऑफ एनी हाउस होल्ड इक्विपमेंट। आपसे कहा गया है कि आपको BEE का फुल फॉर्म बताना है, जो हाउस होल्ड जितने भी आप अपने घरों में इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं उन सबको स्टार रेटिंग देता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर AC लगी है तो AC में स्टार रेटिंग लगी होती है, पीछे की तरफ वो लगी हुई है। अब मेरे पास कैमरा ऐसा नहीं, मैं घुमा देता, तो आपके पास में इस पर लगे हुए हैं 5 स्टार। तो स्टार रेटिंग जो देता है उसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ एनर्जी इकोनॉमी, अच्छा जी। ब्रॉडकास्टिंग फॉर एनर्जी इकोनॉमी, अच्छा जी। ब्रांडेड इकोनॉमी एफिशिएंट, या फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, क्या नाम है? BEE का फुल फॉर्म बताना है। अगर हम बात करें बेटा BEE का काम क्या होता है, BEE का काम होता है बेटा आपकी योजनाएं बनाना, किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण हम कर सकें। अगर आपके पास में कोई ऐसी डिवाइस, ऐसी हाउस होल्ड चीज बनाएं जिसमें आपके पास में पावर का जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि आपके पास में आउटपुट कम और एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो BEE उसको क्या कर देता है, कम रेटिंग देता है और आपके पास में उसको बैन भी कर देता है। जितने भी आपके पास में बल्ब, CFL, टू लाइट, जितने भी आपकी टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा जितने आते हैं सब में BEE क्या करता है बेटा, आपका रेटिंग देता है। और आपको वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है कि आपके घर में पावर कम लगे। जैसे LED टीवी है, उसके पहले LCD आई थी, अब LCD ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगी आपको, अब LED मिलेंगी आपको, क्योंकि ये पावर का कंजम्पशन बहुत कम करती हैं और आपकी आउटपुट ज़्यादा देती हैं। तो BEE का आपके पास में बेटा इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। क्लियर है? अब इसको एक्ट यानी कि EC एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, EC एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। इसको BEE को एक संस्था बनाया गया कब? 1 मार्च 2002 को। 1 मार्च 2002 को इसकी क्या हुई बेटा, इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसको संस्था बनाया गया 1/3 कब बेटा, 1/3 यानी कि 1 मार्च 2002। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास में BEE का काम, लेबलिंग करना और आपके पास में स्टार रेटिंग करना इसका काम है। लेबलिंग तो आपका कई बार बहुत सारी चीज़ों पर आपके पास में BIS भी लेबलिंग और लेबलिंग करता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हम लोग सिंबल पढ़ते हैं वो सब BEE के होते हैं। बहुत सारे रूल आपके CPWD भी देती है। CPWD को हम लोग सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को हम मदर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। मदर ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया में बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास में इंजीनियरिंग की जननी बोला जाता है किसको, CPWD को। चलिए आगे आ जाइए।
एन SCR कैन बी यूज। हम SCR को कैसे यूज करते हैं? स्विच, बिल्कुल, ये आपके पास में DC स्विच होते हैं, बहुत बढ़िया। पावर कंट्रोल, बिल्कुल, हम पावर कंट्रोल के लिए तो इसका यूज करते हैं। गेट टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके क्या करते हैं बेटा, पल्स देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, पावर को। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये इसका गेट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी यूज करते हैं हम, फुल वेव में भी यूज करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, जिस भी रेक्टिफायर में हम SCR का यूज करते हैं, जिस भी रेक्टिफायर में हम SCR का यूज करते हैं, वो सभी रेक्टिफायर आपके कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाते हैं। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाते हैं। और जिन रेक्टिफायर्स में हम डायोड का यूज करते हैं वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो भी रेक्टिफायर SCR जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने होंगे वो सभी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, और जो भी रेक्टिफायर डायोड से बने होते हैं वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहा जाता है। क्योंकि आप डायोड में एनोड टू कैथोड करंट, आप बेटा डायोड की एनोड टू कैथोड करंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि SCR में आप गेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनोड टू कैथोड करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ एबव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम। कितना? एक वोल्ट मीटर के पास में 800 ओम रेजिस्टेंस है। वैन कनेक्टेड अक्रॉस अ DC, जब इसे कहा बेटा DC के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, DC वोल्टेज के, तो इट्स पावर कंजम्पशन, यानी कि ये पावर कितनी कंज्यूम करता है बेटा? 10 मिली वोल्ट। इफ द वोल्ट मीटर इज रिप्लेस्ड, यदि वोल्ट मीटर को हम रिप्लेस करते हैं विथ एन अदर, यानी कि किसी अन्य वोल्ट मीटर के साथ में जिसके रेजिस्टेंस कितना है, 1600 ओम है, तो द पावर कंजम्पशन विल बी, यानी कि आपके पास में एक 800 ओम का एक वोल्ट मीटर था जिसका रेजिस्टेंस 800 ओम था, आपने उसको रिप्लेस किया 1600 ओम वाले किससे, वोल्ट मीटर से। तो जब 800 था उसका पावर कंजम्पशन कितना था बेटा? 10 मेगावाट। अब आपने 1600 ओम का यूज किया तो पावर कंजम्पशन क्या होगा बताइएगा। पावर कंजम्पशन बताइएगा कितना होगा, फटाफट बताइएगा। आप जानते हैं बेटा, अब बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे इसमें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नेवी चार्जमैन फंसाएगा चीजों को, छोटे छोटे सवाल पूछेगा, ध्यान रखना, छोटे छोटे सवाल पूछेगा और वो आपको फंसाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आपको फंसना नहीं है। आप जानते हैं किसी भी वोल्ट मीटर के अक्रॉस अगर पावर निकालोगे तो V²/R होता है। तो मुझे बताओ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R है वोल्ट मीटर के केस में जब भी आप पावर कंजम्पशन निकालते हो, क्योंकि वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज का मान होता है एक समान, बस इतना याद आपको रखना है। तो P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहां से फॉर्मूला बनेगा R2/R1। जब आप फॉर्मूला बना दोगे तो P1 कितना है? 10 है। P1 कितना है बेटा? 10 है। जब आप यहां से P2 निकालोगे तो कितना निकलेगा? R2 कितना है आपके पास में? 1600, और ये कितना है? 800। जब आपके पास में 800 निकलेगा तो 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, तो P2 कितना आ जाएगा आपके पास में बच्चा? पार्टी 5 मिलीवॉट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया है तो पावर को बढ़ना चाहिए था, कंजम्पशन को, पावर कंजम्पशन को बढ़ना चाहिए था, लेकिन पावर कंजम्पशन घटा है। बहुत बढ़िया बेटा, कोई लोड था, मान लीजिए लोड रहा होगा R, DC लोड, यहां पर आपने कोई वोल्ट मीटर लगाया है, और वोल्ट मीटर लगता है पार्स में, यानी कि किसमें? आपका किसमें बेटा? पैरेलल में। और जब यहां से कोई करंट जाएगी तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है लगभग इनफाइनाइट आइडियल में, जबकि आपके पास में प्रैक्टिकल में वेरी हाई मेगा ओम तक चला जाता है। तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसमें करंट का मान बहुत कम होगा, और करंट का मान बहुत कम होगा तो पावर कंजम्पशन आपका घटेगा, क्योंकि आपने और ज्यादा रेजिस्टेंस का ओम का और ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस आपने यूज कर लिया, यानी कि और ज्यादा ऐसा वोल्ट मीटर यूज कर लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या था? ज्यादा था। गुड एंड वेल, समझ गए होगे मेरी बात को।
इसीलिए इसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ। इन थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर इज यूज्ड। इकोनोमाइजर का नाम सुना होगा आपने सबने। इकोनोमाइजर का यूज क्या है? ऑप्शन पहला आपको क्या दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से टिक करना। कन्वर्ट एग्जॉस्ट स्टीम ऑफ टरबाइन इनटू द वाटर फ्रॉम रीयूज। पहला उसने कहा है कि आप क्या करते हो, एग्जॉस्ट स्टीम जो बाहर निकलती है स्टीम, उस स्टीम को आप क्या करता है थर्मल इकोनोमाइजर वाटर में परिवर्तित करता है और फिर भेज देता है कहां पर बेटा? आपके रीयूज करने के लिए, किसमें? टरबाइन में। पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन क्या कहा फिर से पढ़ना। कन्वर्ट एग्जॉस्ट स्टीम, जो स्टीम एग्जॉस्ट बाहर निकली है उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। भाई वाटर में ये कन्वर्ट थोड़ी करता है, आपके पास में लगा होता है संघनित्र। इसका उत्तर तो होगा संघनित्र, तो ये तो हो नहीं सकता, संघनित्र करता है। फिर है हीटिंग ऑफ द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू बॉयलर। आपके पास में कहा है कि हीटिंग ऑफ फीड वाटर, फीड वाटर को हीट करना और आपको कहां बेटा? बॉयलर में भेज देना। हीटिंग ऑफ फ्रेश एयर इनपुट टू बॉयलर, क्या फ्रेश एयर को क्या करता है? फ्रेश एयर जो आपके बॉयलर में आपकी फ्रेश एयर जो जा रही है, जो इनपुट एयर है उसको क्या करता है? गर्म करता है, बॉयलर में भेज देता है। डिक्रीज द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर टू मिनिमाइज द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर। फिर से समझना, उसने कहा है डिक्रीज द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर, यानी कि जो स्टीम निकली है बॉयलर से बाहर, स्टीम जो निकली बॉयलर से बाहर, उसके प्रेशर को क्या कर देता है बेटा? आपका मैक्सिमाइज यानी कि बढ़ा देता है, और एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर, और आपके पास में बॉयलर के अंदर स्टीम को फैला देता है। बताइए दरअसल क्या उत्तर होगा? फटाफट उत्तर देते रहेंगे, दिक्कत है नहीं, फटाफट उत्तर देते रहेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप इकोनोमाइजर का काम क्या है? आपकी जितनी भी गैसें आती हैं, जितनी भी गैसें हैं आपकी, दग्ध गैसें हैं, जितनी भी आपके पास में CO2 CO है, उन गैसों का क्या करता है? वो उन गैसों से हीट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और फीड वाटर में दे देता है, और आपके पास में जो फीड वाटर आ रहा है उसको फिर से वो क्या कर देता है? गर्म कर देता है और बॉयलर में भेज देता है। तो यहां पर क्या है? हीट ऑफ द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू द बॉयलर। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 500 kVA 400 हर्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेट एट 1100 हर्ज इट्स kVA रेटिंग। इसकी kVA रेटिंग क्या होगी बच्चा? उसने कहा है यदि 500 kVA का एक ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ज है और वो ऑपरेट कर रहा है 100 हर्ज पर अगर उसको ऑपरेट कराते हैं तो इसकी kVA रेटिंग में क्या परिवर्तन आएगा? बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। kVA रेटिंग में क्या परिवर्तन आएगा? kVA रेटिंग में क्या परिवर्तन आएगा? kVA रेटिंग में क्या परिवर्तन आएगा? आपको इसका उत्तर देना है बेटा, बातें नहीं बनानी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो चीज़ों को सीखें। और सेशन में मज़ा आ रहा हो, लग रहा हो कि आग लगा दी सेशन में, तो आप सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें। तो आप मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर हम पढ़ा रहे हैं, हमने अभी डॉट पोलरिटी आपको पढ़ाई, अभी हम वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम जहां तक पहुंचे वहां से आपने पढ़ा होगा पहले कि kVA रेटिंग जो भी ट्रांसफार्मर की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। आप जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे kVA रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी। kVA रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो kVA रेटिंग को मैं मान लेता हूं x, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि x1 बटे x2, यहां से फॉर्मूला आया kVA1 बटे kVA2 बराबर F1 बटे F2। क्लियर है? x1 कितना है kVA रेटिंग? कहा सर 500, और आपको kVA2 तो निकालना है, यानी कि x2 निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि F1 कितना था बेटा? 400, अब कितना बचा सर? 100। हमने घटा के 100 कर दिया, तो ये घटेगा कितनी बार? आपसे कटेगा बेटा ये 125 बार। x2 बराबर कितना आ जाएगा? 125 kVA। पहले ट्रांसफार्मर आपका कितना था?
पहले ट्रांसफार्मर था बेटा हमारा 500 केवीए का, हमने फ्रीक्वेंसी घटाई, ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि आपके पास में आप केवीए फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो केवीए रेटिंग भी आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? आगे की तरफ, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन इज एक्साइटेड मशीन, यानी कि थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन जो है वो एक्साइटेड है डबली, सिंगल, टू स्टेज, फीडबैक बेस्ड। बोलो, तो सिंक्रोनस मशीन जब आप बनाओगे तो उसका जब आप रोटर देखोगे तो रोटर में आपके पास में मैंने ले लिया सैलिएंट पोल रोटर, मैंने इसकी वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर को घुमाने के लिए, और ऊपर आपका क्या होता है बेटा, स्टेटर। इसमें दो फेज होते हैं, 3 आर, वाई और बी। तो आप इसको क्या कहेंगे, डबली एक्साइटेड कहेंगे या सिंगल, तो आप क्या कहेंगे बेटा, डबली एक्साइटेड मोटर होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर एक्साइटेशन इज एक्सटेंशन इज सर्किट ब्रेकर्स। आपको बताना है कि आग बुझाने के संबंध में आपके पास में सर्किट ब्रेकर में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट का मतलब है बेटा गलत। फटाफट मुझे बता दीजिए कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, फटाफट बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पहला कहा है री बिल्डअप ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द कांस्टेंट शुड बी फास्टर देन द ट्रिपल आरवी। ठीक है, फिर कहा है कूलिंग ऑफ द आर्क इज आल्सो एन इफेक्ट मेथड इन आर्क एक्सटेंशन। फिर है आपके पास में आर्क वोल्टेज ऑलवेज मोर देन द सिस्टम वोल्टेज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन राइज अप टू 2 times ऑफ द पीक ऑफ द सिस्टम वोल्टेज। बिल्कुल सही है। उसने कहा है कि आर्क वोल्टेज ऑलवेज सिस्टम वोल्टेज से बड़ा होता है। तो क्या आर्क वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज से ज्यादा होगा? नहीं बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा, और यही आपका क्या है, उत्तर पूछा है तो यही सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कन्वर्टिंग एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सुइटेबल है किसी एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की आपकी एंगुलर पोजीशन को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। एलवीडीटी, भैया एलवीडीटी तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट को वो क्या करता है बेटा, आपके पहले डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाओगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होगा, और डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल में। फिर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तो पीजो इलेक्ट्रिक तो टेम्परेचर से संबंधित है। तो बेटा सिंक्रोनो आपके पास में आप पढ़ते हो कंट्रोल सिस्टम में, ये आपके पास में ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो एंगुलर पोजीशन को डायरेक्टली कहां कन्वर्ट कर देगा, आपके किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। द फिनोमिना ऑफ राइजिंग इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग वोल्टेज, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग वोल्टेज यानी कि रिसीविंग एंड पर वोल्टेज के बढ़ना, और कहां पर बेटा, रिसीविंग एंड पर ऑफ द ओपन सर्किट और लाइट लोड लाइन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि यदि आपके पास में ओपन सर्किट और लाइट लोड की कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ता है तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा। रोमन इफेक्ट तो स्कैटरिंग से संबंधित है इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो हमारे पास में होगा नहीं। स्किन इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास में सरफेस पर करंट ज्यादा और आपके पास में कंडक्टर के अंदर करंट कम, तो ये भी गलत है। कोरोना इफेक्ट आपके पास में जब आपके पास में बेटा, जब एयर की क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है तो वहां पर आपको चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। यहां तो कोई संबंध है नहीं। फेरेंटी इफेक्ट, बिल्कुल बेटा, जब भी आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज्यादा होता है, और ये कब होता है, लाइट लोड में। लाइट लोड इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस के कारण। किसके कारण बेटा, कैपेसिटेंस के कारण, या फिर आप कह सकते हैं बेटा किसके कारण बेटा अगर हम बात करें तो आपके पास में ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में, और इस इफेक्ट को हम कैपेसिटेंस या फिर चार्जिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, चार्जिंग करंट इफेक्ट भी बोला जाता है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, डी बन जाएगा।
चलिए अगला सवाल आपको करना, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि आपके पास में कौन से फॉर्मूले में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, यानी कि फ्लक्स की दर में परिवर्तन को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ये तो है नहीं, फोर्स से संबंधित है। लेंज लॉ तो कहता है कि आप जिसके कारण उत्पन्न हुए उसी का विरोध करोगे, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट का विरोध या फिर मेन फ्लक्स का विरोध आपकी सेकेंडरी में जो करंट इंड्यूस हुई है उसके कारण जो फ्लक्स बनता है वो विरोध करता है। तो ये तो लेंज लॉ हो गया, लेंज लॉ तो यहां पर है नहीं मामला। चलिए फैराडेज लॉ, बिल्कुल बेटा आप जानते हैं कि फैराडेज लॉ क्या कहता है, E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी क्या है आपके पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि फ्लक्स की परिवर्तन में दर, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, आपका फैराडे लॉ कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मशीन है और अगर मशीन घूम रही है तो वो कितना फ्लक्स कट कर रही है, वो आपका क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। अगला सवाल, सेलेनियम डायोड आर यूज्ड फॉर, आपको बताना नया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। सेलेनियम डायोड पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट, मतलब उच्च यानी कि अधिकतम धारा से सुरक्षा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ फास्ट रिवर्स रिकवरी एप्लीकेशंस में। बोलो सेलेनियम डायोड क्या होता है, सेलेनियम डायोड क्या होता है, आपको बताना है सेलेनियम डायोड क्या होता है बेटा, क्या बताना है, सेलेनियम डायोड क्या होता है, सेलेनियम डायोड क्या होता है, सेलेनियम डायोड क्या होता है। फटाफट सभी विद्यार्थी इसका जवाब दे देंगे। अगर हम सेलेनियम डायोड की बात करते हैं बेटा, तो सेलेनियम डायोड जो होता है आप इसको मेटल ऑक्साइड डायोड या फिर सेलेनियम डायोड आप कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड डायोड, मेटल ऑक्साइड डायोड, इसका दूसरा नाम होता है बेटा मेटल ऑक्साइड डायोड। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड डायोड। आपके पास में बेटा ये सेमीकंडक्टर डिवाइस को ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से ये क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। या कई बार आपसे क्या पूछेगा बेटा, अगर ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज ना दिया हो तो कई बार ये आपसे पूछेगा हाई डीवी बाई डी से क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। यही तो होता है वो ट्रांजिएंट वोल्टेज। या तो आपके ऑप्शन में हाई डीवी बाई डी आएगा या फिर ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आपको देगा। तो यहां पर देख लो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर वोल्टेज। क्लियर है, सेलेनियम डायोड। आगे, इफ द कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 50% ऑफ द लोड इज 2 किलोवाट, व्हाट विल बी द कॉपर लॉस एट फुल लोड। आपसे पूछा गया है यदि कॉपर लॉस किसी ट्रांसफार्मर के 50% लोड पर 2 किलोवाट हैं तो आपको बताना है कि आपके पास में कॉपर लॉस फुल लोड पर क्या होगा। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, तो आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास में कॉपर लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। यानी कि आप कह सकते हैं कॉपर लॉस को हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप कहते हैं आई स्क्वायर आर, यानी कि आप डायरेक्टली कहते हैं कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि कॉपर लॉस जो होता है एट फुल लोड, आपसे पूछा है कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो फुल लोड बराबर आप लिख सकते हैं PCU अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास में KVA रेटिंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपके पास में क्या है, KVA रेटिंग, लोड है आपके पास में। PCU एट फुल आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, ये आपको कितना दे रखा है 2 बटे ये कितना दे रखा है 0.5 यानी कि 0.25 ना। तो ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो 0, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8,
यानी कि 8 किलोवाट आपके पास में देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 किलोवाट